नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। लिसो ऐप पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये पोस्टर देख पा रहे हैं, लिसो की टीम 26 तारीख सुबह 9 बजे एक नया बैच लेकर के आ रही है एचएसएससी का। और आपके सामने जो चेहरे हैं वो सारे के सारे इस बैच में टीच करेंगे। पहले भी 2 बैच स्टार्ट हो चुके हैं लिसो पर, और उन बैच से आप लोगों को इतना कंफर्म भी हो चुका है कि लिसो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, इस बैच में स्पेशल क्या होगा, अभी जो एसआई का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा, इन फ्यूचर जो ग्राम स्यू और पटवारी का एग्ज़ाम होगा, वो सब की तैयारी आपकी इसी बैच में करवाई जाएगी। और इस बैच की फ़ीस सिर्फ 99 रुपये होगी। ठीक है, तो इस बैच का जो पेमेंट का लिंक है वो 26 तारीख सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसी बैच में इंडियन हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा वो करवाऊंगा मैं। कैसे करवाऊंगा, क्या होगा, वो आप अभी देख सकते हैं। अभी मैं इस बैच में तो करवाऊंगा कंप्लीट हिस्ट्री। इस बैच से संबंधित या फिर आने वाले एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं वो जो अब तक एचएसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, देखिए जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल विभाजन कब हुआ। देखो, बंगाल विभाजन के बारे में आमतौर पे सबने सुन रखा है कि हाँ, बंगाल में विभाजन हुआ था। आखिर ये था क्या, क्या कंसेप्ट था, वो देख लेते हैं। सुनो मेरी बात। 1858 के बाद 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश शासन था। भारत में ब्रिटिश शासन था 1858 के बाद, और इस शासन के खिलाफ शुरुआत में तो कोई नहीं चल पाया। बाद में इसके खिलाफ हमने राष्ट्रवाद की स्थापना की, राष्ट्रवाद आया इस देश में, और 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई थी। कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तब भी पूरे देश में राष्ट्रवाद आया नहीं था। कांग्रेस में अलग अलग प्रकार के लोग थे। कुछ ऐसे थे जो उदारवादी थे, गोपाल कृष्ण गोखले टाइप में, जो कि बड़े उदारता से अंग्रेजों से पेश आते थे। कुछ ऐसे थे जैसे कि उग्रवादी थे। लेकिन शुरुआती दौर इनका रहा था। 1885 में जब कांग्रेस बनी तो अगले 20 साल तक उदारवादी लोगों का ही प्रभुत्व रहा था। लेकिन बाद में जब उग्रवादी लोग जुड़ना शुरू हो गए, यानी 20 साल बाद, तो अंग्रेजों को समझ में आ गया अगर ये लोग जुड़ गए तो ये देश एक हो जाएगा। इससे पहले कि देश एक हो, हम इसके टुकड़े करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तब ये कंसेप्ट आया था कांग्रेस की स्थापना के 20 साल बाद, यानी कि 1905 में। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया। कैसे किया वो देखिए जी, ये है बंगाल। अंग्रेजों ने कहा, लॉजिक दिया। उस समय जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एक लॉजिक दिया कि भाई, बंगाल की पॉपुलेशन है 8 करोड़, लगभग 7 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन थी उस समय बंगाल की। बहुत बड़ी बात है, एक राज्य की इतनी पॉपुलेशन। तो क्यों ना इसको हम 2 भागों में कर दें, थोड़ा प्रशासन में दिक्कत नहीं आएगी इतने बड़े राज्यों को संभालने में, पॉपुलेशन ज्यादा है। तब बंगाल को इसने 2 भागों में कर दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक्चुअल में बंगाल का विभाजन था ये, बंगाल को 2 हिस्सों में कर दिया। आज जो बांग्लादेश है वो बना था उस समय ईस्ट बंगाल। हमारा जो वेस्ट बंगाल है वो ये रहा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इधर ईस्ट बंगाल की कैपिटल बनाया ढाका को, और इधर वेस्ट बंगाल की कैपिटल बनाया कलकत्ता को। हालांकि कंसेप्ट दिया था लॉर्ड कर्जन ने कि पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन इसके पीछे का रीजन दूसरा था। इसी से शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति। वो नीति भी यहां से शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि ईस्ट बंगाल एक्चुअल में मुस्लिम मेजोरिटी का इलाका है, वेस्ट बंगाल उस समय हिंदू मेजोरिटी का इलाका था। अब सोचिए, अगर बंगाल का पार्टीशन भी करना था तो ऐसे क्यों नहीं किया, ऐसे ही क्यों किया, एक तरफ मुसलमान एक तरफ हिंदू। इसका मतलब ये बंगाल का विभाजन नहीं था, ये हिंदू और मुसलमानों का विभाजन था। अगर मैं इसको आगे की बात बताऊं आप लोगों को, मैं इसकी स्टोरी बताऊं आगे की, तो यही बात है। अगर 1905 में बंगाल का विभाजन ना हुआ होता तो 1947 में पाकिस्तान भी नहीं बनता, भारत का विभाजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के मन में अंग्रेजों ने यहां से फूट डाल दी थी कि हिंदू तुम्हारे साथ सही नहीं है। और यही जो बीज यहां पर बोया है ना सांप्रदायिकता का, यही रीजन है कि बाद में जिन्ना अपनी बात पे अड़ा रहा कि अगर अंग्रेज जाएंगे तो देश अलग होगा। 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है, उसकी नींव
1905 में डल चुकी थी बंगाल विभाजन के साथ। मेरे हिसाब से आप लोगों को बंगाल विभाजन की पूरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, इन फ्यूचर बंगाल के साथ क्या क्या हुआ वो देख लीजिए, ठीक है। एक बार मैं ये भी बता देता हूं आप लोगों को कि बंगाल के साथ बाद में क्या क्या हुआ। देखिए जी, 1905 में बना ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, लेकिन 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हो गया। इसका मतलब अब बंगाल दोबारा एक हो गया, ठीक है। 1905 में हुए अलग अलग, 1905 में बने दो और अब हो गया एक, बंगाल दोबारा एक हो गया 1911 में। उसके बाद 1947 में जो किसी जमाने में वेस्ट बंगाल बना था वो तो वेस्ट बंगाल रहा, लेकिन जो ईस्ट बंगाल बना था वो ईस्ट पाकिस्तान बना। 1947 में ये बना ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे वेस्ट बंगाल तो सेम रहा, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश। बात समझ में आ गई? तो ये बंगाल विभाजन के फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरीके की थ्योरी वाले कंसेप्ट पूरी इंडियन हिस्ट्री के, देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन से आपको ये थ्योरी बताई है। कंप्लीट थ्योरी आप लोगों को, पूरी हिस्ट्री की जानकारी आप लोगों को कंप्लीट बैच में मिलेगी, और वो भी सिर्फ 99 में, ठीक है। देखिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर आएगा 1905। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया था? देखो जी, यहां पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं ना, सारे इंडियन ऑप्शन दे रखे हैं, भारतीय ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह है ना 1907 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। अब देखो साउथ अफ्रीका का तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अगर इसमें साउथ अफ्रीका भी ऑप्शन में होता ना तो इसका आंसर वही आता। अब वो नहीं है तो इसका मतलब भारत में पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? सुनो मेरी बात, गांधी जी भारत में 1915 में आए थे। 1915 में आए थे, कहां से? साउथ अफ्रीका से। वहां क्या करने गए थे गांधी जी, वो सारी कहानी आपको सुनाई जाएगी, ठीक है। गांधी जी 1915 में आए थे। 1915 में आने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में नेशनल मूवमेंट चल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम चल रहे हैं, उन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तब गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, और सबसे पहले इन्होंने एक छोटा सा सत्याग्रह किया था एक लोकल एरिया में। क्या था वो सत्याग्रह, मैं आप लोगों को उसकी कहानी पूरी की पूरी बताता हूँ, ठीक है। सुनिए मेरी बात। देखिए जी, बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही अंग्रेजों ने राज किया, वो तो ठीक है, उससे पहले कंपनी राज कर रही थी 1757 से 58 के बीच, 1857 के बीच, 100 साल तक। तो बिहार के इसमें चंपारण में एक सिस्टम था, वहां पर 3 कठिया सिस्टम, 3 कठिया प्रथा चली हुई थी जी। इस बात को ध्यान से समझना आप लोग, शायद ही आप लोगों ने कहीं सुना हो 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम का मतलब क्या होता है? किसी भी जमींदार के पास जमीन है, मान लो ये जमीन है किसी की। अब आपको पता है कि जमीन में एक यूनिट होती है बीघा, बीघा होती है ना, ठीक है। तो 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा, ये यूनिट है, ठीक है। अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था, क्या? हर किसान के पास, जिसके पास 1 बीघा जमीन है, तो वो अपने 1 बीघा में से 3 कट्ठों पर, 1 2 3, टोटल 20 है, 17 पे वो कुछ भी उगाए, लेकिन 3 कट्ठों पर उसको कंपलसरी है कि वो नील की खेती करेगा। समझ में आ गई बात? अंग्रेजों ने एक सिस्टम लागू कर रखा था पहले से कि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा। 1 बीघा अगर किसी के पास जमीन है, उस 1 बीघा में 3 कट्ठों पर, 20 में से 3 कट्ठों पर नील की खेती करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वैसे कंपलसरी है, इसका रेंट मिलेगा किसान को, किसान को इसका रेंट मिलेगा, रेंट दिया जाएगा। ये बात सही चल रही है। तो किसानों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, भाई ठीक है 17 कट्ठे पर हम अपनी फसल उगाएंगे, 3 पे हम नील की खेती करेंगे। वो नील जो है एक रॉ मटेरियल है, उसको ब्रिटेन में भेजा जाएगा। अब यहां से नील का व्यापार होता है, ब्रिटेन में भेजा जाता है, और वहां पूरे यूरोप में सप्लाई करवाया जाता है। अब यूरोप में एक देश और है जिसका नाम है जर्मनी। इस दौर में 1910 से लेकर के 20 के दौर में जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल डाई तैयार कर ली।
जर्मनी ने एक डाई तैयार कर ली जो कि नील की थी। ये तो प्राकृतिक नील है, उन्होंने आर्टिफिशियल डाई तैयार कर ली और वो डाई कम दाम में बेचता था यूरोप में, यूरोप के बाजारों में कम दाम में बेचता था जर्मनी। अब जर्मनी भी वहां का देश है, ब्रिटेन भी वहां का देश है। ब्रिटेन के पास अपना नेचुरल नील है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था। जर्मनी की डाई सस्ती पड़ती थी, तो पूरा यूरोप क्या खरीदेगा? ब्रिटेन का नील के जर्मनी की डाई खरीदेगा। अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया कि हमारा तो व्यापार ठप हो गया, अब क्या करें? क्या हम भी डाई बनाए? नहीं, हम नील बेचेंगे लेकिन खर्चे कम कर देंगे। अगर नील का हमें रेट, मान लो ये लोग 70 रुपए में दे रहे हैं, हमारा नील 100 रुपए का है, तो हमें भी 70 का करना पड़ेगा। 70 का कर देंगे। कैसे करेंगे? खर्चे कम करेंगे। खर्चे कैसे कम करेंगे? किसानों को रेंट देना बंद कर दो। बात समझ में आई? बस 3 कठिया सिस्टम चलता रहेगा, उनकी जमीन पे नील करेंगे हम खेती, लेकिन रेंट देना बंद कर देंगे या फिर कम कर देंगे। जैसे ही रेंट बंद हुआ या फिर कम हुआ, किसान परेशान। भाई हमारी जमीन आप लोग ले रहे हो, घटना जर्मनी की है, ब्रिटेन की है, यूरोप की है, उसके बावजूद फर्क हमारे ऊपर पड़ गया। किसान परेशान। किसानों ने कर दी हड़ताल, और हड़ताल का नाम सुनते ही गांधी जी की एंट्री। महात्मा गांधी पहुंच गए जी चंपारण में। गांधी जी ने पूरी इस घटना की जांच करवाई और हस्ताक्षर अभियान चलवाया। गांधी जी ने इसका सर्वे किया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान में गांधी जी ने 4000 फाइल तैयार कर ली, 4000 लोगों के साइन करवा लिए थे, और साइन करवा के पहुंच गए, प्रशासन के सामने रख दिया। देखो कितने किसान परेशान है। प्रशासन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। तब गांधी जी ने कहा ठीक है, कोई भी किसान नील का एक बीज भी अपनी जमीन में नहीं बोएगा। किसानों ने हड़ताल कर दी, खेतों में जाना बंद कर दिया। तब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जेल में डाला गया, 2000 के लगभग लोगों को जेल में डाला गया। लेकिन क्या इससे काम चल जाता था प्रशासन का? नहीं। गांधी जी ने कहा ये हमें सताएंगे, कुछ भी करेंगे, हमें कुछ नहीं कहना, बस हथियार डाल देने हमें। एक दिन तो आएगा कि इन लोगों को तरस आएगा, और वो दिन आया। धीरे धीरे 1917 में ही अंग्रेजों ने ये 3 कठिया सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया। तो गांधी जी का 1917 में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। देखो आपके एग्जाम के हिसाब से अगर मैं बताऊं ना, अगर नॉर्मल मैं बताऊं, एचएसएससी और एसएससी इतना ही पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया, या गांधी जी का पहला सत्याग्रह। लेकिन आप लोगों को चंपारण की पूरी जानकारी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका फॉरेन बैकग्राउंड, सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ गया है। इसी तरीके की कहानी कंप्लीट बैच में हर दिन करवाई जाती है। और ध्यान रहे, एक हिस्ट्री को कंप्लीट करवाने के लिए आपके बैच को 50 घंटे के लगभग क्लासेस मिलेंगी। 50 घंटे में आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अब सोचिए, एक क्वेश्चन से इतनी कहानियां मिल रही तो हम लोगों को कितनी नॉलेज होगी बाद में। ठीक है, देखिए जी अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? देखो नालंदा के साथ जिस जिसका भी जुड़ाव है मैं उन सबके नाम लिख देता हूं। नालंदा, पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी कहां पर है? बिहार में है। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, नालंदा कब बनी? भाई 411 एडी में बनी, बिल्कुल। नालंदा किसने बनवाई? कुमारगुप्त। बनवाई किसने? कुमारगुप्त, ऑप्शन में ही नहीं है। किसके समय में बनी? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन में ही नहीं है। किसने जलाई? बख्तियार खिलजी, ऑप्शन में ही नहीं है। अब जिन लोगों का नालंदा से संबंध है वो ऑप्शन में ही नहीं है, बताओ। यही तो एचएसएससी है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है एचएसएससी ने। जिस तरीके के क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। सुनिए मेरी बात, क्या है इसका मतलब। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार गुप्त ने बनवाई थी अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 411 में बनी है और चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था 380 से लेके 413 तक। इसका मतलब 411 इसी के समय में बनी है। ठीक है, 380 से लेके 413 तक। अब ऑप्शन में कौन है? कनिष्क। कनिष्क से इसका कोई संबंध नहीं है, अशोक से इसका कोई संबंध नहीं है, हर्ष से इसका कोई संबंध नहीं है। एक ऑप्शन दे रखा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है विक्रमादित्य। इसका मतलब आप सोचिए,
जिसने बनवाई वो ऑप्शन में नहीं है, जिसने तुड़वाई वो ऑप्शन में नहीं है, जिसके समय में बनी वो ऑप्शन में है, लेकिन उसका दूसरा नाम विक्रमादित्य है। तो नालंदा का जुड़ाव किसके साथ है? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। ध्यान दें, भारत के इतिहास का पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और आखिरी भी पूछा जाता है, आखिरी विक्रमादित्य हेमू था, जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और बैरम खां के साथ की थी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा विक्रमादित्य। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की नींव किसने रखी? देखिए, ये पार्टी कोई बड़े महत्व में नहीं रही थी, सिर्फ 3 साल चली थी। इस पार्टी का क्या बैकग्राउंड है? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा पूरी की पूरी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप इसको नरसंहार भी कह सकते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने असहयोग आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। और यह आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला था। आंदोलन इतना जबरदस्त चला, इतनी स्पीड में चला, सब में कॉन्फिडेंस था कि अब सरकार गिर जाएगी, ब्रिटिश सरकार गिर जाएगी अब। लेकिन इस आंदोलन के चलते 1922 में एक हिंसात्मक घटना हो गई, चोरा चोरी कांड। यूपी के चोरा चोरी नामक स्थान पे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई आंदोलनकर्ताओं द्वारा। करीब करीब 2000 आंदोलनकर्ता थे और 23 लोग जिंदा जल गए। 22 पुलिस वाले थे, एक चौकीदार था। इस घटना के बाद, चोरा चोरी कांड के बाद, गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन को स्टॉप कर दिया जी। अब जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को स्टॉप किया, कांग्रेस के 2 नेताओं का दिमाग खराब हो गया। एक नेता का नाम है मोतीलाल नेहरू, दूसरे नेता का नाम है चित्तरंजन दास। इन दोनों ने कहा, यार हिंसा हुई है, लेकिन असहयोग आंदोलन जिसके खिलाफ हम कर रहे थे वो भी हिंसा थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग को वापस लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गांधी जी नहीं माने, आंदोलन वापस ले लिया, इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और 1923 में खुद की पार्टी बना ली। 1923 में खुद की पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, यानी बी और सी दोनों, 1923। तो ये था स्वराज पार्टी का कंसेप्ट। क्या थी स्वराज पार्टी? ठीक है, इस क्लास के साथ साथ नीचे जो लाइन चल रही है ना, उसको भी आप लोग पढ़ते रहें, आपको नए बैच की इंफॉर्मेशन उसमें से मिलेगी। अब देखिए जी आगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान के रचनाकार कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, जो कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी और 85 से बनने के बाद है ना, हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, अब भी होता है। एक सेशन यानी एक अधिवेशन, हर साल कहीं अधिवेशन होगा, कोई उसकी अध्यक्षता करेगा, कांग्रेस उसमें बात करेगी, घोषणा पत्र तैयार करेगी, अगली साल क्या करना है क्या नहीं करना है। हर बार एक सेशन होता था। ऐसा ही सेशन 1911 में हुआ था। ऐसा ही एक सेशन 1911 में हुआ था। बिशन नारायण धर जिसके अध्यक्ष थे, बिशन नारायण धर, ठीक है, 1911 में। और ये अधिवेशन कलकत्ता में था, कलकत्ता में बैठे थे अब की बार मीटिंग करने को। तो इसी अधिवेशन में फर्स्ट टाइम जन गण मन गाया गया था, राष्ट्रगान, कांग्रेस के कलकत्ता में जो सेशन हुआ था उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? कौन है चंद्रशेखर आजाद? देखो, चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी थे और इनका नाम सुर्खियों में था। इनका नाम सुर्खियों में था किस बात को लेके? 1925 के काकोरी कांड को लेके। काकोरी नामक स्थान यूपी में एक ट्रेन लूट ली थी खजाने से भरी अंग्रेजों की। 1928 के
एक पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड पार्टी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड पार्टी, एक बार फिर से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड पार्टी। ये पार्टी भी क्रांतिकारी गतिविधियां कर रही थी। इसी पार्टी ने 1928-29 में केंद्रीय सभा, सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था और सांड्रस नाम के अंग्रेज की हत्या कर दी थी। इसमें भगत सिंह वगैरह का नाम भी है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। तो चंद्रशेखर आजाद इन घटनाओं के बाद फरार थे, आजाद घूम रहे थे। फाइनली 27 फरवरी 1931 जब चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया था कि भगत सिंह को मैं छुड़वाऊंगा, भगत सिंह वगैरह को फांसी हो गई थी, फांसी की सजा सुना रखी थी, जेल में बंद थे, कि उनको मैं छुड़वाऊंगा, तब चंद्रशेखर आजाद इस डेट को यूपी के इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क, यूपी में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, ठीक है, प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क में सुभाष, ये चंद्रशेखर आजाद बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने घेर लिया। इनके पास जो गन थी, जो रिवॉल्वर थी, उस गन में जितनी गोलियां थी उन्होंने एक छोड़ी और बाकी सब चलाई। जब इनको लगा कि अब बचना मुश्किल है, तब इन्होंने एक गोली खुद को मार ली। तो 27 फरवरी 1931 भगत सिंह को बचा सकते थे, लेकिन ये घटना पहले ही घट गई, ठीक है। हमारी सरकार ने इनको सम्मान देने के लिए आज यूपी में इलाहाबाद में जो पार्क है ना, अल्फ्रेड पार्क, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है। जो पार्क किसी अंग्रेज 1861 में ये पार्क एक अंग्रेज ने बनवाया था, जिसका नाम था सर अल्फ्रेड। उसी अल्फ्रेड पार्क का नाम फिलहाल चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ठीक है, यूपी इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? ये बात सबको पता है, 13 अप्रैल 1919। ये कांड किसने किया था? सुनो मेरी बात, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल डायर, पंजाब के माइकल डायर, इन्होंने आदेश दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक थे उस समय जनरल डायर। तो इनके आदेश पर इन्होंने ये काम किया था, इसने ये काम किया था, सॉरी रिस्पेक्ट नहीं देंगे इनको हम। जनरल डायर ने काम किया था जलियांवाला बाग में, करीब 50 के करीब जो है सिपाहियों को ले गया था। और अगर मैं बात बताऊं तो रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सरकारी रिपोर्ट हंटर कमीशन ने दी थी, 379 लोगों की हत्या हुई थी और 1200 लोग इंजर्ड हुए थे। ये रिपोर्ट किसने दी थी? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट है। इसके अनुसार 1200 लोग घायल हुए थे और 379 लोगों की हत्या हुई थी, ठीक है। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरी उम्मीद ये है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या होगी नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। और आप लोग इसको साथ साथ नोट भी करेंगे, सारा कुछ समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 का सूरत अधिवेशन अपने आप में एक ऐतिहासिक अधिवेशन है। इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? इससे पहले भारत में 1905 बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे जी इससे पहले। और स्वदेशी आंदोलन के चलते उदारवादी लोग चाहते थे हम शांतिपूर्वक सब कुछ करें, उग्रवादी लोग चाहते थे हम हिंसात्मक गतिविधि करेंगे। उदारवादियों में और उग्रवादियों में फर्क था। तब उग्रवादी लोगों ने सोचा कि अगर हम में से कोई अध्यक्ष बनेगा तो हम अपने तरीके से काम कर पाएंगे,
अगर हम में से कोई अध्यक्ष बनेगा तो हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। फाइनली 1906 में बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने चीटिंग कर दी, उदारवादी लोगों ने चीटिंग कर दी। 1906 में बनाया गया अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को। कोई बात नहीं, सब रिस्पेक्ट करते थे, ये भी जो है उदारवादी थे, ठीक है। फिर अगले साल पे बात की, भाई ठीक है 1907 में जो अधिवेशन होगा वो अधिवेशन बॉम्बे में, ये अधिवेशन कलकत्ता में ही होना था, मद्रास में होना था, कलकत्ता में हो चुका था। ये अधिवेशन 1907 का मद्रास में होना था, लेकिन इसको चेंज करवा दिया 1907 में सूरत में। अब उदारवादी लोगों को पता था अगर ये कहीं और हो गया अधिवेशन तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनेगा, अगर वो लोग अध्यक्ष बन गए तो उनकी चलेगी, वो थोड़े उग्रवादी लोग हैं। सूरत में करवा दिया, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आते थे, सूरत भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, और कांग्रेस का संविधान ये कहता था, कांग्रेस का खुद का संविधान, जो बंदा होस्ट कर रहा है अधिवेशन को, जिस एरिया में अधिवेशन हो रहा है, वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। इनको जब अध्यक्ष बनाया, ध्यान दें यहां पर रास बिहारी घोष आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, रास बिहारी घोष। इनको जब अध्यक्ष बनाया तो दिमाग खराब हो गया लोगों का। लाला लाजपत राय ने कहा ठीक है भाई, बाल गंगाधर तिलक नहीं बन सकते तो हमें बना दो। इन्होंने बनाया नहीं, आपस में लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई कि आपस में जूते भी फेंके गए, उदारवादी लोगों को, कुछ लोगों को जूते भी लगे थे। तब जाकर के सूरत अधिवेशन, इनकी अध्यक्षता के बाद, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता के बाद, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो ये अधिवेशन इतना ऐतिहासिक इसलिए है, ठीक है। आमतौर पे सबको पता है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। तो इसका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यहां पर दे रखा है, लॉर्ड लिटन। क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड लिटन ने ये एक्ट 1878 में शुरू किया था। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया। क्या होता है वर्नाकुलर? मेरी बात सुनो। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा में छपे हुए पत्र पत्रिकाएं। लोकल, वर्नाकुलर होती है लोकल प्रेस, जो हमारी देसी भाषा में, बंगाल में है तो बांग्ला भाषा में, महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा में, ठीक है, लोकल भाषा में। तो जो लोकल भाषा में पत्र पत्रिकाएं छपती थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ अगर कुछ लिखेगी तो पूरे देश में राष्ट्रवाद फैलेगा, ठीक है। तो राष्ट्रवाद फैलने नहीं देना था। तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, और लिटन ने कहा अब जो स्थानीय लोकल जो पत्रकार है ना, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अपनी पत्रकारिता के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, और लाइसेंस की फीस 2 गुना कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने हमारे प्रेस को बंद कर दिया था, ऐसा नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस की फीस डबल होगी। इसके अलावा अगर सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले, सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोले तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो एक तरीके से बैन ही कर दिया, डायरेक्ट बैन नहीं किया, इनडायरेक्ट बैन किया। तो इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना बंद कर दिया। जिसने लिखा उनकी संपत्ति, उनका लाइसेंस रद्द हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन। लिटन का समय है 1876 से लेके 1880 तक, और इसने बहुत सारे काम किए थे। जैसे लिटन का एक और काम है, इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती है ना, उनमें जो कैंडिडेट होते हैं उनकी उम्र 21 से घटा के 19 कर दी थी। ये काम भी लॉर्ड लिटन ने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? अब देखो 1916 में होम रूल लीग शुरू हुआ था। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझे, ये कंसेप्ट कहां से आया था। होम रूल लीग का मतलब क्या है? अब देखो उस जमाने में है ना, ब्रिटेन, यहां पास में ही एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड भी ब्रिटेन की एक कॉलोनी था,
उपनिवेश था ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन ने इस पे भी कब्जा कर रखा था और सिस्टम ये होता था कि एक बंदा यहां पर बैठ के ब्रिटिश पार्लियामेंट किसके अधीन है? ब्रिटेन की रानी। ब्रिटेन में जो भी है ब्रिटेन का क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के नीचे उनकी पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद है। और संसद में एक एमपी ऐसा होता था, मान लो आयरलैंड पे कब्जा, आयरलैंड के लिए एक मंत्री बैठा दो भाई, ठीक है। जैसे आज होता है ना देश में राज्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ब्रिटिश संसद में बैठते थे लोग। भारत के लिए एक मंत्री बैठा दो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ऐसे ही एक बंदा यहां पार्लियामेंट में बैठता था, फिर उसके नीचे वायसराय होता था जो उस देश को कंट्रोल करता था। आयरलैंड ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था कि भाई हमारे यहां पर जो वायसराय है ना वो हमारा हो और जो एमपी तुम्हारा वहां पर बैठा है पार्लियामेंट में वो तुम्हारा हो। मतलब इस तरीके से कम हमारे देश में तो हमें राज करने दो, हमारे देश की लगाम तुम्हारे पास हो, लेकिन यहाँ लोकल बंदा जो होगा वो हमारा राज करेगा। इसको बोलते हैं होम रूल लीग। ये कंसेप्ट भारत में एनी बेसेंट लेकर के आई थी। एनी बेसेंट ये कंसेप्ट लेकर के आई। वैसे एनी बेसेंट की एंट्री 1893 में हुई थी। एनी बेसेंट भारत में 1893 में आई थी वैदिक लिटरेचर पढ़ने के लिए, वैदिक एजुकेशन लेने के लिए। बाद में एनी बेसेंट 1914 में कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद एनी बेसेंट ने 1915 में कांग्रेस के सामने ये कंसेप्ट रखा था कि क्यों न इस देश में भी होम रूल लीग चलाया जाए। तुम डिमांड क्यों नहीं करते कि हम राज करेंगे? तुम पागल हो? सारे के सारे अंग्रेजों के कानून मानते हो, तुम लोग डिमांड करो। तब होम रूल लीग का कंसेप्ट इन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने एस्टिमेटम दिया था अगर 1916 तक तुम लोग होम रूल लीग शुरू नहीं करते हो, कांग्रेस को कहा था क्योंकि कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी थी, तो 16 में मैं ही कर दूंगी। इन्होंने कहा था कि सितंबर 1916 में इस देश में होम रूल लीग मैं शुरू कर दूंगी। इन्होंने तो कहा था मैं कर दूंगी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अच्छा कंसेप्ट है, अप्रैल में ही शुरू कर दिया। अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक, सितंबर 1916 एनी बेसेंट। अब पूछा क्या है, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या इसमें बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में है? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? एनी बेसेंट। क्या था होम रूल लीग, क्या इसका बैकग्राउंड, मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है, ठीक है। हाँ, अगर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक होते तो वो आते इसका आंसर। इसका आंसर है फिलहाल एनी बेसेंट। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस अंग्रेज को इंग्लिश खान कहा था? इस बात को गौर से सुनना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जहाज लेकर के, अपना व्यापारी जहाज लेकर के 1606 में इंडिया में पहुंचती है। इंडिया में आने के बाद देखा कि व्यापार ऐसे नहीं चलेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तब पहला बंदा जिसका नाम है विलियम हॉकिंस 1909 में, सॉरी 1609 में मुगल दरबार में पहुंचता है जी। अब ये लोग जब आए थे ना 1606 में तो पहुंचे, उससे पहले निकले थे। तो ब्रिटेन के राजा ने ये कह के भेजा था भारत का राजा है अकबर, क्योंकि 1605 में अकबर की डेथ हुई थी, तो उससे पहले अकबर था। अकबर की जाके तारीफ कर देना, वो तुम्हें व्यापार करने देगा। अब जब तक ये बंदा पहुंचा, अकबर की डेथ हो गई थी और जहांगीर गद्दी पे बैठा था। मैंने बहुत सारी क्लासेस में बताया जहांगीर का इतिहास कि जहांगीर सबसे बड़ा शराबी था। जहांगीर के पास जब ये पहुंचा, विलियम हॉकिंस ने जाकर के कहा, हे महाराज अकबर, आप कितनी तारीफें सुनी है, मैं आपके यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ, आपके लिए तरह तरह के गिफ्ट लाया हूँ। जहांगीर ने कहा, तुम तारीफ तो सही कर रहे हो लेकिन रोंग नंबर लगा रहे हो, तुमने मेरे पिता की तारीफ कर दी, मैं अकबर नहीं हूं, जहांगीर हूं। तब जहांगीर ने कहा था, बताओ इंग्लिश खान क्या चाहते हो? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान कहा था। इंग्लिश खान ने कहा, साहब मुझे व्यापार करना। जहांगीर ने कहा, तुमने मेरी तारीफ नहीं की, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि उसने उसके पिता की तारीफ कर दी थी। ये बात सच है कि जहांगीर इस बात से चिढ़ गया था कि मेरे पिता की तारीफ की गई। बाद में 1915 में थॉमस रो को भेजा गया और इसने जाकर के जहांगीर की तारीफ की। इसकी तारीफ के बाद अंग्रेजों को पहली बार मुगलों से परमिशन ली थी भारत में व्यापार करने की। 1909 में परमिशन नहीं दी गई थी,
1915 में परमिशन दी थी, लेकिन जिसको परमिशन नहीं दी थी उसको उस अंग्रेज को जहांगीर ने कहा था इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवाए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, 26 तारीख को लिसो पर एक नया बैच हम लोग लेकर के आ रहे हैं। 26 तारीख सुबह 9 बजे आप लोग इस बैच का पेमेंट लिंक जो है देख सकते हैं, एक्टिवेट होगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, आप ये ना समझें कि फीस इतनी कम है, कितनी 99। फीस अगर इतनी कम है तो क्वालिटी कैसी होगी, आप लोग यही सोच लीजिएगा। ये लोग आप जो देख रहे हैं ना, ये लोग ये सारे के सारे आपको पढ़ाएंगे। जैसे अभी अभी मैंने एक एक बात को एक्सप्लेन किया, तो लिसो पर जो भी बैच अब आएगा उसमें कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री मैं ही करवाऊंगा। ठीक है, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन एक बार क्लास अटेंड करके ज़रूर देखेंगे। तो आज ही अभी डाउनलोड करें लिसो ऐप और वेट कीजिए 26 तारीख के नए बैच का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।